गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य का विकास में हम आज हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम पहला जो है निबंध ना, पहला जो निबंध है हम निबंध के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है कि कोई भी निबंध लिखने के लिए उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि निबंध गद्य की नवीन विधाओं, देख रहे हैं ना, निबंध गद्य की नवीन विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, निबंध गद्य की नवीन जो उन्हें विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, विधा है। और आलोचकों का मतलब कि जो लेखकों ने हिंदी गद्य साहित्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो करें आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है। आज ये जो लेखक नहीं रहे होते तो आज हमारे हिंदी गद्य का विकास नहीं हुआ होता और जो निबंध हम आप मैंने लिख लेते हैं आज हम उसको नहीं जान पाते। तो देखिए, इन्होंने कहा कि आलोचकों से निबंध का क्या मतलब होता है। तो निबंध गद्य की नवीन विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, विधा है। और आलोचकों का मतलब होता है उन लेखकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है। इसमें बुद्धि, देख रहे हैं ना, इसमें ये बुद्धि तत्व की प्रधानता रखती है। कोई भी हम निबंध लिखते हैं या किसी विषय पर हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें बुद्धि की ही जरूरत पड़ती है। तो उसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है तथा उसका संबंध, ठीक है, उसका संबंध जो होता है सीधा हृदय तत्व से बना रहता है। जब हम निबंध लिखते हैं तो उसमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है और जो कुछ भी लेखक लिखता है वो उसका संबंध जो है सीधा हृदय से जुड़ा रहता है। ठीक ना, हृदय तत्व से बना रहता है। ठीक ना, ये समझ आ गया। मानी जो कुछ भी हम निबंध लिखते हैं किसी के बारे में, किसी के विषय पर या किसी जानवर के विषय पर या किसी मनुष्य के विषय पर, ठीक है ना, या समाज के विषय पर हम जो कुछ भी निबंध लिखते हैं तो वह क्या है, यानी वह जो है बुद्धि की प्रधानता उसमें रहती है। और जब हम लिखते हैं तो उसका संबंध जो है सीधा हृदय से जुड़ा रहता है। ठीक है, और कहने का मतलब यह है कि विषय तथा शैली की दृष्टि से निबंध के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। निबंध के कितने भेद होते हैं? 4। अब जान लीजिए 4 कौन कौन से भेद होते हैं। तो 4 में पहला आता है आपका विचारात्मक निबंध। जैसे 1 नंबर में यह पूछ सकता है कि निबंध के कितने भेद होते हैं। ठीक, निबंध के कितने भेद होते हैं तो आप लोग लिखेंगे कि निबंध के 4 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन? तो पहला आता है विचारात्मक निबंध, ठीक, दूसरा आता है भावात्मक निबंध, और तीसरा आता है वर्णनात्मक निबंध, और चौथा आता है विवरणात्मक निबंध। ठीक है, विवरणात्मक निबंध। ठीक है, ये जो हैं 4 निबंध के भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है विचारात्मक निबंध, ठीक, दूसरा होता है भावात्मक निबंध,
तीसरा होता है वर्णनात्मक निबंध और चौथा होता है विवरणात्मक निबंध। ये जो है ये निबंध के 4 क्या होते हैं, भेद होते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम एक एक करके आप लोगों के बारे में हमें बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो आता है विचारात्मक निबंध। ठीक, इसका मतलब यह होता है कि विचारात्मक निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, यानी जो कुछ भी हम निबंध लिखते हैं तो उसकी प्रधानता जो है बुद्धि से ही रहती है, ठीक है। यदि बुद्धि उसमें नहीं लगाएंगे तो उस जो विषय है उसके बारे में हम निबंध नहीं लिख पाएंगे। तो करें विचारात्मक निबंध का मतलब होता है कि विचारात्मक निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें तर्कपूर्ण, ठीक है, इसमें तर्कपूर्ण विवेचन, ठीक, विश्लेषण एवं गवेषणा का आधिपत्य होता है तथा विषय प्रायः, ठीक है, जो विषय जो जिस पे हमको निबंध लिखना है तो विषय प्रायः जो है दार्शनिक, ठीक, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, शास्त्रीय, ठीक है, विवेचनात्मक आदि होते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि विचारात्मक निबंध, देखिए यहाँ लिखा ना पहला है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में बुद्धि तत्व की क्या प्रधानता होती है। इसमें तर्कपूर्ण क्या विवेचन, विश्लेषण एवं गवेषणा का आधिपत्य होता है, ठीक ना, तथा विषय प्रायः दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं। अब इसमें जो विचारात्मक निबंध में कुछ लेखकों ने विचारात्मक निबंध लिखा जिसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे आप रामचंद्र शुक्ल का नाम आप लोग पढ़े भी हैं, आपके चैप्टर में भी है, मित्रता, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति में होता है रचना क्या मित्रता। यह जो मित्रता है यह क्या है विचारात्मक निबंध है, ठीक है। यह मित्रता जो है ये हाई स्कूल में दिया है, ठीक है। इसमें जो है क्या ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति में होता है उनकी रचना यानी मित्रता। और इसके बाद जो है यहाँ देखिए श्याम सुंदर दास कृति कर्तव्य और सत्यता, ठीक है। और इसके बाद जो है विनोबा, देखिए इनका है कर्तव्य और सत्यता। विनोबा भावे कृति है चीर तारुण्य की साधना आदि निबंध इस प्रकार है। देखिए यह विचारात्मक निबंध है, ठीक। विचारात्मक निबंध में जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनकी जो रचना है मित्रता, ठीक ना, मित्रता यह क्या है विचारात्मक निबंध है। फिर इसके बाद श्याम सुंदर दास कृति क्या है कर्तव्य और सत्यता, यह भी एक विचारात्मक निबंध है। फिर इसके बाद विनोबा भावे कृति है चीर तारुण्य की साधना आदि, ठीक है। ये माने इस प्रकार के क्या हैं ये विचारात्मक निबंध है, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा आता है भावात्मक निबंध, ठीक है। भावात्मक निबंध का मतलब यह होता है देखिए विचारात्मक निबंध है, ठीक, ये आपका दूसरा है भावात्मक निबंध। करें कि इन निबंधों से देखा है ना, इन निबंधों में हृदय तत्व की प्रधानता होती है। इन निबंधों में हृदय तत्व की प्रधानता होती है और इनका लक्ष्य, ठीक है, पाठक, ठीक है ना, पाठक के हृदय को, ठीक ना, पाठक के हृदय को प्रभावित करना होता है, ठीक है। ये जो है भावात्मक निबंध जो है इन निबंधों में हृदय तत्व की प्रधानता होती है और इसका लक्ष्य, ठीक है ना, इसका लक्ष्य जो है यह पाठक के हृदय को प्रभावित करना होता है, ठीक है।
ये सीधा जो है, जो भी इसमें जो क्या है लेखक हैं, भावात्मक निबंध लिखने वाले जो लेखक हैं, इनका लक्ष्य जो है सीधा जो पाठक, ठीक है, के हृदय को प्रभावित करना होता है। जैसे में लिखा है इसमें कि राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी कृति माने होता है रचना, क्या नींव की ईंट, देख रहा है ना, नींव की ईंट, ये क्या है भावात्मक निबंध है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं वियोगी हरि, उनकी कृति माने रचना है विश्व मंदिर, देख रहा है ना, विश्व मंदिर, ठीक। निबंधों के अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो इसे हम भावात्मक यानी निबंध में ये जो लेखक हैं जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने नींव की जो ईंट की जो रचना की, ये क्या है भावात्मक निबंध है। वियोगी हरि कृति जो है विश्व मंदिर, ठीक ना, निबंधों के अच्छा क्या है उदाहरण है, यानी भावात्मक के क्या है उदाहरण है। इसके बाद आपका तीसरा आता है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध का मतलब होता है कि इन निबंधों में कि न किसी भी, इन निबंधों में किसी भी कि न वर्णनीय कि न करें कि इस निबंध में कि न करें कि इन निबंधों में किसी भी वर्णीय वस्तु, ठीक है, किसी भी वर्णीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, ठीक है, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक वर्णन होता है। इसकी शैली, ठीक है, इसकी शैली दो प्रकार, इसकी शैली जो है दो प्रकार की होती है। पहला है यथार्थ वर्णन प्रदान और दूसरा है अलंकृत वर्णन प्रदान। देखिए इसमें ये जो तीसरा भेद है निबंध का, वर्णनात्मक निबंध, इसमें जो है किसी भी वर्णीय, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ये स्थान है, ये व्यक्ति है, ये दृश्य, ठीक, कर रहे हैं किसी वस्तु, ठीक, या किसी व्यक्ति या कोई दृश्य यानी चित्र का निरीक्षण के आधार पर ही आकर्षक वर्णन होता है। और इसकी शैली दो प्रकार की होती है, ठीक है, इसकी शैली जो है दो प्रकार की होती है। पहला है यथार्थ वर्णन प्रदान और दूसरा है अलंकृत वर्णन प्रदान। यानी इसे हम क्या, ये वर्णनात्मक निबंध है। यह वर्णनात्मक निबंध का मतलब होता है यह किसी वस्तु पर, स्थान पे, व्यक्ति पे और दृश्य आदि पे इसका वर्णन, इसका अच्छी तरह से निरीक्षण करके निबंध लिखा जाता है। इसकी शैली दो प्रकार की होती है। पहला है यथार्थ वर्णन प्रधान और दूसरा है अलंकृत वर्णन प्रधान। इसके बाद आपका चौथा आता है विवरणात्मक, ठीक, निबंध, देख रहे हैं ना, विवरणात्मक निबंध। इसका मतलब यह है कि इन निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक, देख रहे हैं ना, ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, ठीक ना, स्थानों, दृश्यों का विवरण दिया जाता है। यानी जो निबंध का जो चौथा वेद है, जो विवरणात्मक निबंध, इसका मतलब यह होता है कि इन निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों का विवरण दिया जाता है, ठीक है। यानी कोई भी घटना हम लिखते हैं या ऐतिहासिक होती है या सामाजिक, ठीक ना, या स्थानों या दृश्यों के बारे में हम निबंध लिखते हैं, उसमें जो है लिखने वाले हैं जैसे भगवत चरण उपाध्याय, ठीक है, भगवत चरण उपाध्याय, इनकी कृति यानी रचना है अजंता,
क्या है? अजंता। यह क्या है? विवरणात्मक ये निबंध है, ठीक ना। जैसे लिखे हैं भगवत चरण उपाध्याय, इनकी यह रचना है या यह निबंध है, इसका नाम है अजंता की गुफा, ठीक ना। इसके बाद अगले जो लेखक हैं विनय मोहन शर्मा। विनय मोहन शर्मा कृति में होता है रचना, ठीक ना। दक्षिण भारत की एक झलक, ठीक ना। जो विनय मोहन शर्मा कृति है, उनकी जो रचना है वह दक्षिण भारत की एक झलक। देख रहे हैं, ये दक्षिण भारत की एक झलक, ये जो है विवरणात्मक निबंध है, ठीक है। इसके बाद आगे जो है धर्मवीर भारती, ठीक ना। धर्मवीर भारती में आपकी किताब में यह लेसन दिया गया है 10 में, ठेले पर हिमालय। देख रहे हैं ना, ये जो है ठेले पर हिमालय, इस प्रकार के उदाहरण हैं। यह इस प्रकार के यह निबंध है। तो यह जो है विवरणात्मक निबंध है। विवरणात्मक निबंध का मतलब यह होता है इन निबंधों में प्रायः जो ऐतिहासिक, अजंता की गुफा क्या है? ऐतिहासिक है, ठीक। विनय मोहन शर्मा दक्षिण भारत की एक झलक, ये क्या है? अभी ऐतिहासिक है। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय, ठीक, यह भी ऐतिहासिक घटना है। तो ये सभी चीज ये विवरणात्मक निबंध में आते हैं। तो ये रहा यानी हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं। इसके बारे में आगे और भी इसकी विधाएं जितना है हम आपको बताएंगे। इसमें अक्सर करके पूछा करता है, 1 नंबर में पूछ देता है कि निबंध के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा निबंध के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला है विचारात्मक निबंध, दूसरा है भावात्मक निबंध, तीसरा है वर्णनात्मक निबंध, चौथा है विवरणात्मक निबंध। आप इन चारों भेदों को याद यदि है तो आप उसको लिख सकते हैं और उसका नंबर आप पा सकते हैं। तो ये निबंध पूछता है, निबंध के बारे में आप लोगों को हम बता दिए और निबंध के ये भेद हैं 4, ठीक है। तो आज मैं कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को आज मैं यही यानी निबंध के बारे में हम बताए, निबंध के कितने भेद होते हैं, उसमें कौन कौन निबंध किन किन लेखकों ने लिखा है उसको हम बताए। और आगे जो है हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद।